morning students, myself Dr. Harshita Rathore, असिस्टेंट प्रोफेसर साइकोलॉजी। हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स की और उसी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे उसका जो पांचवा पर्सपेक्टिव है मनोदैहिक परिप्रेक्ष्य, या जिसे हम मनोविश्लेषणात्मक या साइको एनालिटिक पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं। इस पर्सपेक्टिव के अनुसार मनोविज्ञान की जिसके अंतर्गत हम व्यवहार की बात करते हैं, तो व्यवहार का जो मुख्य कारण है वो अतीत में या पास्ट में व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल स्टेजेस रही हैं, जो साइकोलॉजिकल अवस्थाएं रही है, जो उसके इमोशंस रहे हैं जिनको उसने दबा दिया, यानी अचेतन मन के अंदर जो रिप्रेस कर दिए हैं, वो साइकोलॉजिकल स्टेट्स, वो साइकोलॉजिकल इमोशंस उसके वर्तमान को प्रभावित करते हैं, वर्तमान व्यवहार पे प्रभाव डालते हैं। यही इस परिप्रेक्ष्य का मुख्य व्यवहार का कारण ये परिप्रेक्ष्य बताता है। और बेसिकली ये फ्रॉयड के जो साइको एनालिसिस थ्योरी थी उस पर बेस्ड है कि व्यक्ति के मैक्सिमम व्यवहार जो है वो उसके अचेतन पर निर्भर करता है, क्योंकि फ्रॉयड ने चेतन, अचेतन और अर्धचेतन की जो एक आइसबर्ग थ्योरी बताई, जिसके अनुसार जिस तरीके से समुद्र में बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ होते हैं, वो बाहर से सिर्फ 10% दिखाई देता है उस पहाड़ का हिस्सा, और वो बर्फ़ का पूरा 90% जो हिस्सा है वो पानी के नीचे होता है समुद्र में। तो सेम वैसे ही उन्होंने बताया कि चेतन जो है वो सिर्फ 10% है हमारे माइंड का, और बाकी जो अचेतन है वो पूरा नीचे रिप्रेस्ड है, जो दबावा है, जो दिखाई नहीं देता अचेतन, वो 90% है। और ये 90% अचेतन में जो हमारी दबी हुई इच्छाएं, जो हमारी दबी हुई फीलिंग्स हैं, वो जिन्हें हम रिप्रेस कर देते हैं इसके अंदर, वो हमारे बिहेवियर को बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो ये इम्पॉर्टेंट इसका परिप्रेक्ष्य का एक कारण बताया इन्होंने कि व्यवहार किस कारण से होता है, और उस पर उन्होंने अचेतन मन को बहुत अधिक जोर दिया। इसके अलावा फिर आता है समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, या जिसे हम सोशल कल्चरल एस्पेक्ट भी बोलते हैं। और इस एस्पेक्ट के अनुसार व्यक्ति का जो भी व्यवहार है वो उसके आसपास के सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। किस तरीके का सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है, व्यक्ति उसी तरीके की उस सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में अंतःक्रिया करता है, उसी तरीके का व्यवहार करता है, और उसके बिहेवियर का जो रीज़न है, जो कारण है, वो सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट है। आप देख सकते हैं कोई व्यक्ति किसी समाज में कई आपको ऐसे जातियाँ मिलेगी, जनजातियाँ मिलेगी जिनमें एग्रेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो वहाँ के मैक्सिमम लोगों का जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, वो एग्रेसिव रहता है। आप कई ऐसी जनजातियाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा आप अपने और दूसरे पश्चिमी समाज के समाज में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे अध्यात्म को अधिक महत्व दिया जाता है, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो अध्यात्म की तरफ या रिलीजन की तरफ दिखाई देंगे, जबकि जो फॉरेन कल्चर है या जिसे हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं उसमें मटीरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड है, न कि रिलीजन या अध्यात्म पर। तो वहाँ के लोग ज़्यादा, उनका बिहेवियर जो है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के लिए होगा, तो वहाँ पे काम भी वो उसी के अनुसार करते हैं। हमारे यहाँ पे हर काम के अंदर रिलीजन या अध्यात्म को जोड़ दिया जाता है, जबकि वहाँ पे चीज़ों को अर्न करने, मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाने के लिए काम किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट है वो भी बिहेवियर को बहुत हद तक इफ़ेक्ट करता है। अब इसके बाद जो है वो है विकासवादी परिप्रेक्ष्य, या जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशनरी या डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव। ये पर्सपेक्टिव चार्ल्स डार्विन के जो सिद्धांत है कि जो बेस्ट होगा वही सरवाइव करेगा। आपने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ी होगी कि समाज में जब प्राणी पैदा होता है, कोई भी, चाहे जानवर, जीव जंतु का बच्चा हो या इंसान का बच्चा हो, और कई सारे जब एक साथ होते हैं तो उनमें सर्वाइवल की फाइट होती है, यानी कि अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। तो उनमें जो सबसे अधिक एडेप्टेबल सिचुएशन के लिए एडेप्ट कर लेगा, या जो सबसे अधिक सक्षम होगा, वही जीवित रह पाता है। अर्थात जो अपने लिए खाना पानी ये सब अर्न कर लेगा, जो इनके लिए लड़ लेगा, वही जीवित रह पाता है, बाकी चले जाते हैं, बाकी नहीं जीवित रह पाते। तो उसी सिद्धांत पर यह आधारित है, और इसमें कहा गया है कि व्यक्ति का भी वही व्यवहार जो उसे
परिस्थितियों के अनुसार एडेप्ट करने में, सिचुएशन को एडेप्ट करने में सहायता करता है, वही व्यवहार उसका नेचर बन जाता है और धीरे धीरे ये व्यवहार ही आगे वाली पीढ़ियों में भी स्थानांतरित होता रहता है। तो ये बेसिकली इवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव था उसका सिद्धांत था कि व्यक्ति वह व्यवहार करता है, वही व्यवहार सीखता है जो उसको एनवायरनमेंट में, सिचुएशन में एडेप्टेबिलिटी को बढ़ाता है और सिचुएशन में उसके अस्तित्व को बनाए रखता है। इसके बाद जो लास्ट है एक बायो साइको सोशल पर्सपेक्टिव, ये बेसिकली सभी पर्सपेक्टिव जो है बायोलॉजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल, इन तीनों पर्सपेक्टिव का मिला जुला रूप है। और इस पर्सपेक्टिव का मानना है कि व्यक्ति का व्यवहार किसी एक चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। यानी हम सिर्फ ये बोल दें कि बायोलॉजिकल यानी जेनेटिक्स, हार्मोन्स वगैरह उसके द्वारा ही बिहेवियर गवर्न होता है, या हम ये कह दें सिर्फ साइकोलॉजिकल, जो हमने अचेतन या रिप्रेशन की बात की कि अचेतन के द्वारा व्यवहार व्यक्ति का चलता है, तो ये भी कंप्लीट सही थ्योरी नहीं है। और ना ही सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट के से प्रभावित होकर व्यवहार पूरा बनता है। बेसिकली इस पर्सपेक्टिव का मानना है कि ये तीनों ही चीज़ें आपस में अंतर्क्रिया करती हैं। व्यक्ति का खुद की उसकी बायोलॉजी, उसका साइकोलॉजी और उसका सोशल एनवायरनमेंट, ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके आधार पे व्यक्ति का एक व्यवहार निकल कर आता है, उसके आधार पे उसके व्यवहार बनता है। तो इस तरीके से ये तीनों ही मानदंडों को और तीनों ही जो परिप्रेक्ष्य है उनके संयोजन के फलस्वरूप वो देखता है कि व्यक्ति का व्यवहार डेवलप होता है। तो इस तरीके से आई थिंक आपको मॉडर्न साइकोलॉजी के जो भी पर्सपेक्टिव हैं, ये 8 पर्सपेक्टिव आपको समझ आ गए होंगे। बेसिकली इन पर्सपेक्टिव में बिहेवियर, जो कि साइकोलॉजी का थीम है, साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ बिहेवियर, साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर। तो बिहेवियर किन कारणों से बनता है, किन उसके पीछे क्या रीज़न है कि व्यक्ति एक पर्टिकुलर बिहेवियर करता है, उसको समझाने की कोशिश इन पर्सपेक्टिव्स में की गई है। तो आप दोनों लेक्चर अच्छे से देखें, आई होप आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।